Very good morning to all of you and welcome back to last class of the day. But it's a prolonged last class. Generally हम लोग का तो खत्म हो जाता है 12:40 पे और ये 12:40 पे स्टार्ट हो रहा है. Well, good morning messages from Aryant, Parth, Harshit, Garv, as usual, Pranam. Aryant, Rishabh, good morning. Aryant says कि उस क्वेश्चन का आंसर दे दो. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कल एक क्वेश्चन भेजा था, तो I got only 5 or 6 responses. ठीक है, so that shows how much all of you are trying and enthusiasm. जो भी आंसर आ रहा है you can give. तो like I was expecting more answers. ठीक है, not 5 or 6 probably. हाँ, 6 responses. तो like I was expecting more than that. ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा ना, मैं बीच बीच में देता रहूंगा, मतलब मे बी एक दो दिन में, और उनके आंसर्स मैं अगले दिन पोस्ट करूंगा. तो आज शाम तक उसके आंसर मिल जाएंगे. तो मैं उम्मीद करूंगा कि शाम को या रात तक जितने दिन में मैं आंसर देता हूँ उतने दिन में एटलीस्ट ट्राई करके भेजोगे. एटलीस्ट इतना तो उम्मीद किया जा सकता है, क्यों या नहीं? हाँ, उससे क्या होगा ना, थोड़ा सा 11 का कुछ ट्राई करते रहोगे एंड ऑल, रिवीजन होता रहेगा, है ना. और जैसे अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मोशन से, बट दैट्स नॉट द ओनली टॉपिक इन माइंड. अभी और टॉपिक्स पे भी क्वेश्चन दूंगा धीरे धीरे. तो बट थोड़ा सा रिस्पॉन्स आए तो एक पॉजिटिविटी नजर आता है, थोड़ा सा डायनेमिज्म नजर आता है, मोमेंटम नजर आता है या नहीं? और अगर मान लो रिस्पॉन्स कम आता है तो देन दैट शोज कि अभी थोड़ा सा सब लोग इधर उधर बिजी है, डिस्ट्रैक्टेड है एंड सो ऑन. ठीक है, चलो, एनीवे, आई विल एक्सपेक्ट मोर आंसर्स. बट यस, 6 रिस्पॉन्सेज जो आए हैं उनके मोस्टली करेक्ट है. दिस कुड आल्सो बी ए ट्रूथ कि मे बी जिनके हो गए आंसर्स वो भेज दिए, जिनको अभी स्ट्रगल चल रहा है वो नहीं भेजे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. तो आई एम नॉट सेइंग दैट अदर्स आर नॉट ट्राइंग, बट मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी ट्राई करके रिजल्ट आ रहा है तो एटलीस्ट यू कैन सेंड हमें. कुछ में भी हाफ वे भी हो, कोई दिक्कत नहीं. देयर इज नो हार्म इन एटलीस्ट पार्टिसिपेटिंग. ठीक है ना. जैसे हम लोग कहते हैं ना, कंपटीशन में जीतो ना जीतो वो अलग बात है, जीतना तो सिर्फ 1-2 जने का ही होता है, 2-3 जने का ही होता है, बट पार्टिसिपेट करने का एक अपना स्पिरिट होता है. And that spirit is like something which is very positive and carries somebody along. ठीक है ना. चलो, तो like let's proceed now. First thing is that about जो हम लोग कर रहे थे कल AC सर्किट्स में. तो हमने कल AC सर्किट्स का जनरल किया है, फिर हमने LC ऑसिलेशंस किया है, और अब हम लोग इसका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज ऑन ट्रांसफार्मर. ठीक है ना. अब हम लोग जो है ट्रांसफार्मर के ऊपर डिस्कस करेंगे. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफार्मर. rather last topic is transformer. एक्चुअली देखो, ये जो एसी का जीत हुआ था, याद करके देखो, मैंने एक स्टोरी बताया था कि जिसमें एसी का जीत हुआ मींस एसी ही फाइनली एक्सेप्टेड हुआ, जबकि घर में उस समय डीसी के ही ज्यादातर इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते थे. लेकिन फिर भी एसी का जीत क्यों हुआ? क्योंकि एसी को हम बहुत आराम से, बहुत क्विकली और बड़े इजीली हम वोल्टेज को फ्लक्चुएट करा सकते हैं, मतलब कम वोल्टेज को ज्यादा करा सकते हैं, ज्यादा को कम करा सकते हैं. So this kind of a facility is not really available in case of DC. In fact, अगर तुम बोलोगे कि DC वोल्ट 10 वोल्ट को मुझे DC वोल्ट 25 वोल्ट बनाना, then that case पता क्या करना पड़ेगा? DC वोल्ट 10 वोल्ट को पहले AC वोल्ट 10 वोल्ट बनाओ, फिर AC वोल्ट 10 वोल्ट को AC वोल्ट 25 वोल्ट बनाओ, और फिर AC वोल्ट 25 वोल्ट को DC वोल्ट 25 बनाओ. So that will be the intermediate stages that we have to pass through. जबकि अगर AC वोल्ट 10 से AC वोल्ट 25 बनाना है तो you can easily do it. How do I do it? It is through this device called as transformer. Transformer मतलब the change. So what does a transformer do really? Transformer can easily change the voltage up and down. तो अगर मान लो इनपुट कम वोल्ट देता हूं और आउटपुट ज्यादा वोल्ट निकालता हूं, तो that will be called as a step up transformer. So therefore transformers are two types. One is a step up and the other is a step down. I think the wordings are sufficient to understand. Step up में क्या होगा? The voltage increases, है ना. और step down में क्या होगा? The voltage decreases. इसका मतलब क्या है कि जो भी इनपुट वोल्टेज दोगे उससे ज्यादा वोल्टेज आएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, और जो भी इनपुट वोल्टेज दोगे उससे कम वोल्टेज आएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ठीक है. So that's what is expected. What is exactly a transformer?
ट्रांसफार्मर बनाने का जो मेन यूज होता है, मतलब ट्रांसफार्मर भी कई डिजाइन के होते हैं, तो जो हम लोग इंडस्ट्रियल स्केल में जो यूज होता है, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं, हम उसके डिजाइन की बात कर रहे हैं। तो उसके डिजाइन कैसे होते हैं ना, दिस इज हाउ द डिजाइन। देखो, ये हो गया डिजाइन ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, दिस इज ट्रांसफार्मर लुक्स। इसका एक इस तरीके से होगा। Now this may not be really very clear diagram, I will explain. इसमें क्या होता है ना, शीट्स होता है। ठीक है, इधर भी शीट्स होंगे। ठीक है, so this is made of sheets actually. Sheets separated by plastic layer. ये जो शीट्स है ना, इन बिटवीन क्या होता है, प्लास्टिक लेयर। सो शीट्स, आयरन शीट्स आर separated by insulation layers. ठीक है, सेपरेटेड बाय इंसुलेशन लेयर्स। अब इंसुलेशन का रोल क्या है, ये सब धीरे धीरे हम लोग करेंगे। तो लाइक लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक इनपुट साइड होता है, हैव अ लुक, दिस इज द इनपुट साइड। इधर एक कॉइल होता है, the input remember is a AC, so this is the input side is a AC, तो obviously जो आउटपुट बनेगा वो भी AC बनेगा, तो this is the output side. This is the output. So this is the output. ठीक है, इनपुट वर्सेस आउटपुट, दैट्स व्हाट वी सी। तो इनपुट में क्या है ना, एज आई सेड, इनपुट में कुछ वोल्टेज सप्लाई किया जाएगा। सो दिस इनपुट साइड इज आल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी साइड, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी साइड, और इसको बोलेंगे सेकेंडरी साइड। यानी आउटपुट साइड को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, that is called as NP, means number of turns of primary coil. इसमें हो जाएगा number of turns of secondary coil. Now let's try to understand how exactly does it function. थोड़ा इसको समझा जाए। देखो, यहाँ पे जो इनपुट आएगा ना, उस इनपुट की वजह से कुछ करंट आएगा, और उस करंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो ऐसे कुछ बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मान लो इसका तो एक सोलिनॉइड टाइप का हुआ, तो ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड इसी तरीके से इधर से जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोहे का रखा जाता है, लोहे के अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को खींचता है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इधर। याद रखना, यही वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूम के इधर से आ रहा है, so the magnetic field lines we know are on circles, so therefore क्या होगा, यही वाले magnetic field lines यहां से ऐसे करके घूम के आएंगे, that's what happens. तो अब अगर तुम इस साइड का फ्लक्स देखोगे, फाइनली जब आउटपुट वगैरह बनेगा, तो इस साइड का जो फ्लक्स बनेगा, that will be proportional to the number of primary side coils, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो तो क्या, नंबर ऑफ टर्न्स के बराबर, सॉरी, नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल,
सिमिलरली इधर का जो बनेगा ये हो गया phi I, है ना, और इधर का जो फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा, इसके नंबर ऑफ टर्न्स के बराबर, रादर प्रोपोर्शनल। तो एक होता है NP, ये वाला, और सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू सपोज NS, तो ये हो गया NS। तो इधर का जो फ्लक्स बनेगा वो क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से, यानी phi आउटपुट विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। देख लो अच्छे से, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो। So this is the status of the primary coil and this is the status of the secondary coil. Have a look. So मैं asked the question that is क्या turn density output वाले में ज्यादा होता है? Well, the answer to this question is that ये depend करता है। अभी उस पे आ रहा हूं मैं, बस थोड़ा सा रुक जाओ 2 मिनट, तो उस पे आ जाएंगे कि लाइक हाउ इज द टर्न डेंसिटी एंड ऑल दोस थिंग्स रिलेटेड, तो ये अभी पता चल जाएगा, बस 2 मिनट रुको। तो यानी देखो क्या हो रहा है, और हमें पता है कि जो ईएमएफ बनता है वो प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स बनता है, एक्चुअली प्रोपोर्शनल फ्लक्स चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज होगा वो तो यहाँ पे जो होगा वो वहां पे भी यही होगा, यानी फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, नाउ विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं डी फाई आई देखता हूं by dt, so that will be equal to number of turns of the primary side into area of the coil, जो भी area of the coil होगा इसका coil का area, into rate of change of magnetic field, ये देखो dVdt, और जो आउटपुट का होगा वो क्या होगा, d phi o by dt क्या होगा ना, सेकेंडरी साइड यानी ns into a into dVdt. Now what do you mean by the rate of change of flux of primary side? Isn't it the EMF of the primary side? Similarly, what do you mean by the rate of change of flux of the secondary side? Isn't it the EMF of the secondary side? So therefore, we can now finally write, like this, that the E output, now this is proportional to E input, this is proportional to E output. So therefore, E output by E input will be like this. Yani NS A dBdt. Now, what do you mean by dBdt? dBdt is the rate at which the magnetic field through this is changing, and that will be the same in both sides. Why? Because the same magnetic field is passing through the other coil. तो therefore अगर इधर का मैग्नेटिक फील्ड को चेंज हुआ तो वही मैग्नेटिक फील्ड उधर भी चेंज होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ दोनों साइड बराबर होगा। इसलिए देखो मैंने dB1 dt और dB2 dt नहीं लिखा, मैंने लिखा है dB dt इधर भी और उधर भी dB, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइड में बराबर होगा। तो therefore you have E output by E input, और E input क्या है ना, ये वाला NP into this, यानी NP into A into dBdt, यानी E output by E input आ गया NS by NP. Now show me your question. So your question was that कि क्या नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल ज्यादा रखा जाता है? The answer is no, ऐसे नहीं है। By the way, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं as small r. Now what is small r? Small r is called transformer ratio. ठीक है, small r is called transformer ratio. अब बताओ, स्मॉल आर ट्रांसफॉर्मर रेशियो है, अगर मान लो ये रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, ये रेशियो लेस देन 1 होगा, और रेशियो इक्वल टू 1। व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल आर ग्रेटर देन 1? स्मॉल आर का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ कि ई आउटपुट विल बी ग्रेटर देन ई इनपुट, लेस देन में हो गया ई आउटपुट इज लेस देन ई इनपुट, और इक्वल टू में हो जाएगा इक्वल टू। दिस आर थ्री थिंग्स दैट यू विल गेट। अब ये जो है इसमें क्या, देखो आउटपुट बढ़ गया है ना, आउटपुट बढ़ गया, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ स्टेप अप, दिस विल बी कॉल्ड एज स्टेप डाउन, यानी ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर,
ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये R इज इक्वल टू 1 कहां यूज करोगे बताओ जरा, गेस करो। R इज इक्वल टू 1 का यूज क्या है? एनी गेसेस? R is equal to 1. Any guesses? वैसे जितना क्लास लेट रहता है ना, 12:30 एंड ऑल दोस थिंग्स, मैं देखता हूँ इंटरेस्ट लेवल भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। चलो एनीवे, कांट हेल्प। हाँ जी, R is equal to 1. What is the interpretation? ओके देखो, सबसे पहली बात तो R is equal to 1 यूज ही क्यों करेंगे? सोच के देखो जरा, R is equal to 1 क्यों यूज करेंगे? क्योंकि R is equal to 1 का मतलब है कि जो इनपुट है वही आउटपुट है, तो हम सीधे कनेक्ट ना कर दें। बीच में एक ट्रांसफार्मर लगाने का मतलब क्या होता है? उसमें लॉसेस होंगे। देखो, बीच में अगर एक ट्रांसफार्मर रखोगे तो उसमें लॉस तो होगा ही, है नहीं? सो देयरफॉर ऑब्वियसली R is equal to 1 का कोई सेंस नहीं बनता है, और ना ही हम R is equal to 1 कहीं पे यूज करेंगे। सो देयरफॉर ये तो कहीं नहीं यूज होता। इसका क्या यूज है? R is equal to 1 का मतलब कि जो इनपुट है वही आउटपुट में डालना है। तो अगर इनपुट का ऑलरेडी है जो मैंने बनाया था, उसी को सीधा कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि वायर ट्रांसफार्मर कनेक्ट करने का मतलब हुआ कि जो ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम्स है वो फिर हमें झेलना पड़ेगा, और ट्रांसफार्मर में कई सारी दिक्कतें हैं। तो ये से ट्रांसफार्मर यूज क्यों किया जाता है? तो देखो, कई जगह पे कई सारी चीजों में दिक्कत होता है, पर हम फिर भी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें हमें कुछ ना कुछ फायदा होता है। तो यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं है, इनपुट को सिर्फ आउटपुट बना रहा है। अब इसमें देखो नुकसान पता है क्या होगा, कि बीच में ट्रांसफार्मर की वजह से कुछ ना कुछ देखना लॉसेस भी तो होंगे। सो देयरफॉर इवन इन दिस केस आल्सो ई आउटपुट इज ग्रेटर देन ई इनपुट। ऐसे देख के अजीब सा फीलिंग आता है, अरे आउटपुट इनपुट से ज्यादा हो गया। इससे इसको देख के लगता है, अच्छा इसको देख के लगता है अच्छा आउटपुट इनपुट से कम हो गया, तो ये तो लॉस हो गया हमारे लिए। तो लॉस नहीं है, क्या चीज कम हुआ वो जरा देखो। आउटपुट और इनपुट में वोल्टेज का कम ज्यादा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई लॉस हो गया। तो देयरफॉर रिमेंबर that in an ideal transformer, remember, in an ideal transformer, in an ideal transformer, क्या होगा? पावर आउटपुट विल बी पावर इनपुट। यानी एक साइड का वोल्टेज अगर बढ़ भी जाए तो देखना उसका करंट कम हो जाएगा। तो पता क्या होगा, अगर तुमने इनपुट मान लो 10 वोल्ट दिया, तुम बोला अच्छा मैंने तो आउटपुट 30 वोल्ट निकाल लिया, तो 3 गुना बढ़ गया आउटपुट। ठीक है, हुआ होगा। और आइडियल ट्रांसफॉर्मर पता क्या होगा, कि देखना उसका करंट 1/3 हो जाएगा। तो वोल्टेज बेशक बढ़ गया होगा 3 टाइम्स, लेकिन देखना उसका करंट 1/3 हो जाएगा। So therefore, in an ideal transformer, what will happen is that EOIO is equal to EIII. O means output values and I means input values. तो E मतलब आउटपुट वोल्टेज, IO मतलब होता है आउटपुट करंट, EI मतलब होता है इनपुट वोल्टेज, और II मतलब होता है इनपुट करंट। मैं एक काम करूं, इसको ना स्मॉल आई बना दूं, कंफ्यूजन ना हो। बेटर है ना, इसमें कंफ्यूजन का स्कोप कम। इसको एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा जाता है, एक स्टेटमेंट के तरीके से। पता है कैसे? इन ए ट्रांसफॉर्मर, in a transformer, what is gain in voltage terms is lost यानी ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा ना, जो वोल्टेज में गेन होता है वो करंट में लॉस हो जाता है। तो अगर वोल्टेज में गेन अगर 5 टाइम्स हुआ, ठीक है ना, अगर मान लो वोल्टेज में 5 टाइम्स का गेन हुआ, तो उससे कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखना उसके करंट में 5 टाइम्स कमी आ जाता है। ठीक है, तो वो बात एक ही होगा। ठीक है, ओके। नाउ यू माइट से कि यहाँ पे अपने आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्यों लिखा है? देखो, आइडियल इसलिए लिखा है
आइडियल इसलिए लिखा है क्योंकि अगर तुम रियल ट्रांसफार्मर में देखोगे ना तो देखना उसमें फर्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रियल ट्रांसफार्मर में दे विल ऑल्सो बी लॉसेस। तो अब हम लोग बात करेंगे लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर। ठीक है, so now we will talk about losses in a transformer. So losses in a ठीक है, first loss is called as copper loss। देखो कॉपर लॉस क्यों? ये जो ट्रांसफार्मर इसमें है क्या? इसमें कॉइल है। सो ट्रांसफार्मर has a coil which has resistance। ट्रांसफार्मर देखा होगा ना, not a coil rather has two coils, one on the primary side and one on the secondary side। तो देखो जब दो कॉइल्स है, एक प्राइमरी साइड में कॉइल, एक सेकेंडरी साइड में कॉइल है, तो ऑब्वियसली उसमें करंट भी पास हो रहा है, तो यानी वहां पे हीट लॉस होगा प्राइमरी साइड में भी और हीट लॉस होगा सेकेंडरी साइड में भी, बट नेचुरल। तो देयरफॉर देयर विल बी ए कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का मतलब होता है हीट लॉस। ठीक है, ड्यूरिंग करंट फ्लो क्या होगा? देयर विल बी हीट लॉस। आई थिंक टू एन एक्सटेंट दिस इज ऑब्वियस है या नहीं? चलो नेक्स्ट, next is called as field loss। देखो ट्रांसफार्मर में हम लोग एक चीज एज्यूम करते हैं, पता है क्या? दिस इज द ट्रांसफार्मर शीट्स और अदर दीज आर द ट्रांसफार्मर शीट्स। यहाँ पे एक कॉइल है, यहाँ पे एक कॉइल है, तो हम यहाँ पे ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, अच्छा क्योंकि शीट्स आयरन का बना हुआ है, आयरन हैज अ ट्रेमेंडस प्रॉपर्टी टू एबिलिटी टू व्हाट? ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। आयरन का ये बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है टू बी एबल टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी यहाँ के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे वो ऐसे करके सर्कुलेट करेंगे। अब देखो हमने क्या माना है? हमने माना है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां सर्कुलेट कर रहा है वो सारे मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएंगे, बट रियल लाइफ में क्या होता है, या रियलिटी में क्या होता है, ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं हो पाता। फिर क्या होता है? कुछ लॉस होता है, मतलब कुछ देखना मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी चले, बाहर से आएंगे भी ऐसे, कुछ जाएंगे फ्यू परसेंटेज। अब देखो फ्यू परसेंटेज भी अगर हुआ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स होता है वो तो नहीं हो पाएगा, बट ऑब्वियस कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स होता है वो हो नहीं पाएगा, तो यानी आउटपुट साइड में जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो होना चाहिए उसके हिसाब से देखा जाए तो कम क्या हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। सो सम फील्ड लाइंस do not actually pass through the other coil, yani some field lines of the primary side do not go to the secondary coil, they come from outside, so therefore they do not contribute to flux of the secondary coil, तो naturally क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज क्या होगा ना, कम हो जाएगा। now that is what is going to happen, ठीक है ना? so therefore in general what you are going to get is that some field lines move outside the iron core of transformer, so therefore जितना फील्ड लाइंस उस दूसरे वाले साइड से जाना चाहिए था वो कम हो जाता है, तो यानी फील्ड कम हुआ तो फ्लक्स कम हुआ, फ्लक्स कम हुआ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम हुआ,
यानी क्या हो गया ना, आउटपुट वोल्टेज भी कम होगा। ठीक है, सो देयरफॉर E output will be always less than E expected value, E actual. ये चीज होने वाला, ठीक है ना, जितना भी तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कम आ जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर वोल्टेज कम हो जाता है तो नेचुरली दैट्स अ लॉस, and therefore the power output that you will get from the secondary side will be slightly lesser, or maybe whatever percentage lesser than what you expect it to be under an ideal condition. ठीक है, ये हो गया सेकंड लॉस। अब आ जाओ थर्ड लॉस, इसको हम लोग बोलते हैं फीड लॉस। फीड लॉस मतलब कुछ फीड लाइंस बाहर से जाते हैं, सारा यहां से नहीं जा पाता, दैट इज फीड लॉस। अब आ जाओ थर्ड लॉस। दिस थर्ड लॉस is because of what is called as eddy current loss. Now what is eddy current actually, है ना? Eddy current is basically bulk current produced whenever there is a magnetic flux change. So it's basically a bulk current produced during changes in magnetic flux. ठीक है, now let's understand. और इसके कुछ अपने consequences भी है, कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है. So this is a topic by itself. I mean, eddy current is actually a topic by itself. अब कैसा है देखो, तो समझो, सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक स्टील प्लेट लिया या कुछ मेटल प्लेट लिया। मेटल प्लेट लेते ही मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने रखा है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सपोज इंक्रीजिंग है, तो एक मॉड बी इज सपोज इंक्रीजिंग, चेंजिंग, बेसिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एडी करंट दोनों में होगा, पर उससे डायरेक्शन का हेराफेरी होगा, तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो लेट अस से मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग सपोज। ऐसे में अगर मान लो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है, तो यानी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। अगर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो उसको अपोज करना पड़ेगा। उसको अपोज करने के लिए क्या होगा, कोशिश करेंगे कि डॉट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। तो डॉट मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज करंट है। ठीक है, सो व्हेनेवर देयर इज एंटी क्लॉकवाइज करंट तो क्या होगा, डॉट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। नाउ बिकॉज़ दिस इज अ बल्क मेटल, ये पूरा एक मेटल प्लेट है, तो इसलिए पता क्या होगा, इस मेटल प्लेट के अंदर सर्कुलेशन करंट्स हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट इज एडी करंट। दिस बल्क करंट, ठीक है ना, बल्क या करंट प्रोड्यूस्ड इन बल्क करंट, इट इज सर्कुलेशन करंट इन बल्क मैटर। ये है क्या, ये एक सर्कुलेशन करंट है, किसमें, बल्क मैटर में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलो, तो देयरफॉर दिस मेटल प्लेट विल एक्सपीरियंस सर्कुलेशन करंट। कैसे ना, देखो ये जो मेटल प्लेट है, क्योंकि इसमें क्रॉस इंक्रीज करता जा रहा है तो डॉट बनेगा, यानी देखना इसके अंदर करंट बन जाएंगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एडी करंट। इस पूरे मटेरियल के अंदर सर्कुलेशन करंट हो जाएंगे, they will be like current paths like this, इस तरीके, all in the anti-clockwise direction because of the magnetic field being increasing in magnitude. उल्टा कर लो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग होगा तो उल्टा कर लो, कि क्रॉस वाला डिक्रीज कर रहा है तो उसको अपोज करना है, यानी क्रॉस वाला ही बनाना है, इन दैट केस क्या होगा, क्लॉकवाइज बनेगा। अभी फिलहाल तो क्या है ना, इसके अंदर एक एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप हो। अब एक चीज बताओ, कोई भी मटेरियल हो उसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो यानी क्या होगा, यानी क्या होगा, हीट लॉस भी होगा, there has to be heat loss also, so there will be, therefore there will be heat produced. अच्छा, अब ये एडी करंट बाय इटसेल्फ एक टॉपिक, पता क्या,
ये एडी करंट ना कई जगह बड़ा यूजफुल भी है. So it's not that I'm complaining about eddy current. कि देखो एडी करंट हो गया तो इससे लॉस हो गया एंड सो ऑन. इट्स नॉट रियली. आजकल देखना है इंडक्शन कुकिंग का एक वो आजकल मार्केट में मिलता है. तो यूजेस ऑफ एडी करंट इज आल्सो देयर. नंबर 1, यूजेस ऑफ एडी करंट. एडी करंट कई जगह यूज होता है और कई जगह एडी करंट जानबूझ के प्रोड्यूस कराया जाता है. नंबर 1 एग्जांपल, इंडक्शन कुकिंग. ये देखना आजकल इंडक्शन कुकिंग के कई सारे रेंजेस है. कुछ इंडक्शन कुकिंग में वो भी आता है, चावल बनाने वाला आता है. कुछ इंडक्शन कुकिंग बेस्ड चाय बनाने वाला आता है. कुछ देखना तमाम चीजें गर्म करने के लिए आता है. तो यानी इसमें होता क्या ना, इसके अंदर भी प्लेट होता है और उसके अंदर फ्लक्चुएटिंग करंट प्रोड्यूस किया जाता है, फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है. तो उस प्लेट के अंदर क्या होता है, सर्कुलेशन करंट प्रोड्यूस हो जाता है और उस सर्कुलेशन करंट की वजह से हीट होता है. तो दैट प्लेट बिकम्स हॉट. So the entire mechanism of this heating is based on what? Eddy current. तो इंडक्शन कुकिंग में हम लोग एडी करंट ही यूज करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल. तो सेकंड एग्जांपल, सो इट देयर इज अ प्लेट, ठीक है ना. एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड in a plate which heats it, जो कि उसको गर्म कर देता है. अरियंत इज आस्क्ड कि फील्ड लॉस में क्या डीबीडीटी कम हो जाएगा? यस यू आर राइट. कि जितना डीबीडीटी इस तरफ होगा उस तरफ वाले में जो है ना डीबीडीटी कम हो जाएगा क्योंकि बी कम हो गया. जैसे मान लो यहाँ पे सपोज 100 यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है पर सेकंड. तो उधर क्या हो रहा है, कुछ फील्ड तो बाहर से जा रहा है. तो उधर टोटल ऐड कर तो 100 ही होगा, लेकिन वो सारा उस कॉइल के अंदर से जा नहीं रहा है ना, जो हमने सेकेंडरी कॉइल बनाया. तो मे बी लेट्स से 90 ऑफ देम जा रहा है, बाकी 10 सपोज बाहर से जा रहा है. यानी इधर का डीबीडीटी हो गया 100 यूनिट्स पर सेकंड और उधर का 90 यूनिट्स पर सेकंड सेकेंडरी कॉइल में और 10 यूनिट्स पर सेकंड बाहर से जा रहा है. यानी टोटल तो वो भी 100 ही होगा, लेकिन कुछ हमारे लिए यूजफुल वाला रहेगा, दैट इज 90. जबकि प्राइमरी साइड में पता चला डीबीडीटी का वैल्यू है 100 यूनिट्स पर सेकंड. तो फर्क हो गया ना, एक तरफ 100 यूनिट्स पर सेकंड और उधर हो गया 90 यूनिट्स पर सेकंड. और सम सच कैलकुलेशन हमें मेन चीज जो बताना था वो ये था कि लाइक मैग्नेटिक फील्ड वहां पे सारा एंटर नहीं करता, जिस वजह से लॉस हो रहा है. चलो एनीवे, सो दैट्स द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज इंडक्शन कुकिंग. सेकंड इज इंटरेस्टिंगली मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स. आजकल ट्रेन में कई जगह इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम जो है ना मैग्नेटिक बेस्ड है. तो सेम चीज है कि अगर एडी करंट में अगर मूविंग का पार्ट्स में प्रोड्यूस कराओगे ना, तो देखना वो क्या करेगा, वो ना मूविंग पार्ट्स के बीच में ऑपोजिशन क्रिएट कर देंगे, यानी रिटार्डेशन क्रिएट कर देंगे. दैट इज व्हाट हैपेंस. ठीक है. तो ये कैसे होता है ना, ये कैसे होता है, लेट्स सी. तो मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं. पता क्या होगा, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं. जैसे सपोज एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है. ये नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल. और मैंने क्या किया, एक ऐसे वो ले लिया प्लेट. ये प्लेट बेसिकली हमने कैसे अरेंज किया, ये जो दो पोल्स है ना, ये जो दो पोल्स है इसके बीच में प्लेट ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर, सपोज यूं. ठीक है. अच्छा, इसके बीच में जब ऑसिलेट कर रहे हैं तो क्या होगा ना, एडी करंट प्रोड्यूस होगा. तो द मोमेंट इट एंटर्स, तो देखो अभी क्या है, अभी इसका फ्लक्स जीरो है. क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे है, तो इस वक्त जो है ना फ्लक्स जीरो है. लेकिन यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो बी है तो कभी ना कभी प्लेट तो यहाँ पे भी होगा ना, इस तरीके का. तो उस समय इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी इंटू एरिया.
फिर ये प्लेट कभी ना कभी उस मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर भी आ जाएगा, तो मे बी समवेयर हियर, फिर इसका फ्लक्स जीरो होगा। यानी अगर मैं देखता हूं तो क्या हो रहा है इसके साथ ना, ये अगर एक प्लेट टाइप का हुआ मान लो, जो भी मान लो, तो अभी इसका फ्लक्स जीरो है, फिर इसका फ्लक्स बी इंटू ए है, फिर इसका फ्लक्स जीरो हो गया, फिर बी इंटू ए, फिर जीरो, फिर बी इंटू ए, फिर जीरो। यानी फ्लक्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। यानी जहां चेंज ऑफ फ्लक्स होगा वहां पे ईएमएफ जनरेट होगा, वहां पे करंट भी प्रोड्यूस होगा, और वो सर्कुलेशन करंट होगा, और वो इन ए मैनर होगा, वो ऐसे तरीके से होगा दैट विल स्टार्ट ऑपोजिंग। सो therefore due to change in flux, है ना, EMF, then current, finally eddy current is produced. In a manner that it opposes तो पता क्या होगा, देखो अब समझो इसको, ये एडी करंट के चक्कर में पता क्या होगा, ये ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, इस तरीके से। अब अगर मान लो मैग्नेट नहीं होता, लेटर से मैग्नेट नहीं है, तो फिर पता क्या होता है, ये काफी बार ऑसिलेट करता, लेटर से ये 200 बार ऑसिलेट करता, क्योंकि अल्टीमेटली तो रेस्ट पे आना है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी है। मैं प्रैक्टिकल बात कर, तो प्रैक्टिकली क्या है, अगर इसको लेके, अगर एक प्लेट को लेके ऐसे छोड़ दो, और मान लो कोई मैग्नेट नहीं है, इन दैट केस क्या होगा, ऐसे ऑसिलेट करते 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 धीरे धीरे कम होते 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 होते, तो लेटर से 200 बार ऑसिलेट करके सपोज ये लगभग रेस्ट पे आ जाता है। एक एग्जांपल बता, पर अगर तुम मैग्नेट रख के करोगे ना, फिर ना एकदम से रुक जाएगा। तो पता कैसे होगा, जैसे नॉर्मली तो ऐसे ऐसे चलते 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 धीरे 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 हुआ, एंड देन स्लोली करते 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 200 ऑसिलेशन पे लगभग रुक गया। पर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करोगे, फिर पता कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे रख के छोड़ दो, बस वो 2 3 4 बार ऑसिलेट करेंगे, इतने देर में एडी करंट उसको अपोज करेगा और एकदम से रोक। यानी विद एडी करंट, यानी विद द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट एंड ड्यू टू एडी करंट क्या हो रहा है, ऐसे करके छोड़ दिया तो ये बस पता चला 3 ऑसिलेशन या 4 ऑसिलेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाया, उसके पहले ही रुक गया बिकॉज ऑफ एडी करंट। नाउ सी देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट। अगर तुमको इसको रोकना था तब तो बहुत अच्छी बात है, ये तो एडी करंट के वैसे ही रुक गया। नाउ दैट्स हाउ इट इज यूज्ड इन मैग्नेटिक ब्रेकिंग। ऑब्वियसली ट्रेन में मैग्नेटिक ब्रेकिंग में कोई ऐसे पेंडुलम नहीं होता है, उसका अपना मैकेनिज्म होता है, दैट इफ यू वांट टू रीड इट डिटेल्स यू कैन गो टू द नेट। आई मीन उसमें प्लेट होता है, टॉर्क होता है, एटसेट्रा, चलो इट्स लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स। आई मीन बट द बेसिस इज व्हाट, एडी करंट। तो ये इसको हम लोग इसलिए कहते हैं मैग्नेटिक ब्रेकिंग, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के वजह से क्या होता है ना, ब्रेकिंग प्रोड्यूस हो रहा है। सो देयरफॉर इफ यू आर लुकिंग एट ब्रेकिंग, यानी तुम चाहते हो कि ब्रेक लगे, इन दैट केस तो एडी करंट इज एडवांटेज। बट कई जगह तुमको ब्रेकिंग नहीं चाहिए, तुम चाहते हो कि सिस्टम चलता रहे चलता रहे चलता रहे, वहां तो एडी करंट इज ए न्यूसेंस। तो वहां पे क्या करोगे फिर ना, तुम एडी करंट को कम करने की कोशिश करो, ठीक है। सो नाउ आई एम सजेस्टिंग अ वे ऑफ रिड्यूसिंग एडी करंट, यानी अब हमारा टॉपिक हो गया रिड्यूसिंग एडी करंट। अब इसके एडी करंट को कम कैसे किया था, है ना। सो नाउ आवर टॉपिक इज रिड्यूसिंग एडी करंट। अब कैसे रिड्यूस करेंगे, तो पता क्या है, ये जो प्लेट है ना, इस पे सर्कुलेशन करंट्स हो रहा है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, जो भी इसके अंदर सर्कुलेशन करंट्स हो रहा है। अब मैं पता क्या करूंगा, इस प्लेट को ऐसे करूंगा, इस प्लेट का थोड़ा बड़ा ड्राइंग बना रहा हूं मैं, इसको काट के स्ट्रिप्स बना दूंगा ऐसे। अब जोड़ इसको यहां लगा दो, और स्ट्रिप प्लेट कंटिन्यूअस ना रख के इसको स्ट्रिप में डिवाइड कर लो। यू माइट से कि ये स्ट्रिप से मुझे फायदा क्या होगा, स्ट्रिप करके फायदा क्या होगा। तो देखो पहले एडी करंट बड़े स्मूथली फ्लो कर रहा था बिना ऑब्स्ट्रक्शन के, हिंड्रेंस के। अब तो हिंड्रेंस हो गया ना, अब पता क्या होगा, एडी करंट यहाँ से यहाँ तक तो आएंगे और यहाँ तक भी आएंगे, उसके बाद यहाँ तो जा नहीं पाएंगे, अब तो कटा 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 कटा। तो एडी करंट को मजबूरन पता क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा, बाउंड्री यूं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, पहले एडी करंट का रास्ता बड़ा स्मूथ था,
सिंपल सा था, छोटा सा था, दैट वाज द पॉइंट, छोटा सा था। अब एडी करंट के ही रास्ता देखो अब कितना बड़ा हो गया, अब धीरे धीरे ऐसे करते करते सर्कुलेट करके जाएगा। So therefore, as the length that eddy current travels has increased due to the strips, and hence अब बताओ रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए, and hence the resistance यानी ऑपोजिशन which is equal to rho L by A। अब देखो लेंथ ऑफ एडी करंट बढ़ गया तो रो और ए तो चेंज नहीं हुआ लेकिन एल बढ़ गया, so therefore resistance increases and hence एडी करंट decreases। लो जी, यानी क्या होगा ना, अब एडी करंट डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर एडी करंट विल नाउ डिक्रीज। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। यानी समझो पहले जब कोई मैग्नेट नहीं था और ये प्लेट ऑसिलेट कर रहा था तो लेटर से आराम से लेटर से 200 ऑसिलेशंस करके रुक रहा था, धीरे 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 रुकना तो है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस। फिर जब मैंने मैग्नेट इंट्रोड्यूस किया तो पता चला ऐसे छोड़ दिया, यूं यूं करके ऐसे रुक, तो मे बी 4 5 6 ऑसिलेशंस करके रुक गए। ये हो गया विद द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट यानी ड्यू टू एडी करंट। अब मैंने क्या कर दिया, ये जो स्ट्रिप्स बना दिया इसके चक्कर में लेंथ ऑफ एडी करंट बढ़ गया, तो रो एल बाई ए का एल बढ़ गया तो ऑपोजिशन बढ़ गया तो एडी करंट कम। अब अगर एडी करंट का वैल्यू कम हो जाएगा तो नेचुरली फिर क्या होगा, जो ऑपोजिशन होगा वो कम हो जाएगा। यानी ऑपोजिशन जीरो नहीं हुआ, ध्यान रखना, ऑपोजिशन कम होगी, यानी अब ना 200 कर पाएंगे और ना अब 5-6 होगा, तो मे बी इट विल नाउ ऑसिलेट अराउंड लेट्स से 70-80 टाइम्स एंड देन रिड्यूस। So therefore, I have not been able to eliminate eddy current, but yes, due to the strips, there is a reduction in the AC current, eddy current. So, due to the strips, क्या हो गया? The eddy current has reduced. So, due to the strips, the eddy current has reduced. Clear? So that's more or less the description of the transformer in terms of eddy current. इसमें अभी एक छोटा सा टॉपिक रहता है, तब जाके ये चैप्टर खत्म होगा और उसके बाद जो है ना हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दैट्स व्हाट वुड बी द एजेंडा, ठीक है ना। तो दैट वुड बी द एजेंडा ऑफ टुमारो सेशन में। तो टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस ऑन अल्टरनेटिंग करंट एंड आल्सो ऑन ट्रांसफॉर्मर। अभी ये लॉसेस में थोड़ा सा बचता है तो वो हम लोग कल कर लेंगे। तो अब हम लोग इनफैक्ट इसमें ये भी देखना है कि ट्रांसफॉर्मर में हम कैसे एडी करंट को रिड्यूस करते हैं। सो दोस आर थिंग्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो। चलो इसको कल कंटिन्यू करते हैं। टुमारो वी विल बी टेकिंग अप द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसका थोड़ा सा बचता है उसको खत्म कर देंगे एंड देन वी विल गो टू क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, और मैं कोशिश करता हूँ कि आज भी एक एक तो कल वाले क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा मैं, और कोई नया क्वेश्चन भी डाल दूंगा सो दैट यू कैन प्रॉब्ली प्रैक्टिस ऑन दैट, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर हैव अ गुड डे, बाय बाय।